नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं। हमारे साथ कई किसान हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रयागराज से भी एक किसान नेता यहां पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में, और लगातार ये कोशिश कर भी रहे हैं किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसे मजबूती प्रदान करने के लिए। हम इन तमाम लोगों से बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका। प्रयागराज से आए? अच्छा, तो आप वहाँ क्या है, किस पोस्ट पे हैं? मंडल हाँ, भारतीय किसान यूनियन। तो ये प्रयागराज से आप पहली बार आए हैं या आते रहे? हम यहाँ 27 नवंबर से हैं। लगातार हैं? अच्छा, तो फिर जाना तो होता होगा ना प्रयागराज? नहीं, 2 दिन के लिए गए थे। हाँ। उसके बाद अच्छा, ये बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान तो बहुत ज़्यादा जागरूक है। अक्सर मैं ये सवाल भी करता हूँ, लेकिन क्या उस इलाके में किसान इतने ही जागरूक है जितने इस इलाके में है? इस आंदोलन ने पूर्वी नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसानों को जागृत कर दिया है और गांव-गांव ये आंदोलन पहुंच चुका है। जन जन का आंदोलन हो गया। इस समय किसान मजदूर सारा अपने खेत में है, लेकिन ये अप्रैल के लास्ट तक किसान जब अपने इस आंदोलन के रूपरेखा में आप देखेंगे कि वास्तव में किसान कितना जागरूक है। अच्छा, बड़ी ईमानदारी से बताएं, क्योंकि आप उस इलाके से आए हैं, इस इलाके के बारे में मेरा ये सवाल है, क्या अभी भी वहाँ और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है किसानों के बीच में? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें किसानों को उस तरफ पता ही नहीं। इस आंदोलन ने किसानों को पूर्ण रूप से जानकारी दे दिया। हर किसान जान गया कि हमारा अधिकार क्या है और हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, ये बर्दाश्त किसान। अच्छा, जिस तरह से इधर के किसान राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, क्या राजनीतिक रूप से उधर के किसान जागरूक हैं? नहीं, राजनीतिक किसान तो अपने अधिकार के लिए जागरूक हुआ है। नहीं, राजनीतिक रूप से जागरूक होना भी जरूरी हो जाता है ना, ये भी तो अधिकार है। अब जी, राजनीति, चूँकि अगर किसान जैसे मैं हूँ तो ये अराजनीतिक संस्था है, लेकिन चूँकि राजनीति से अराजनीतिक भी जुड़ा हुआ है, सारे लोग राजनीति भी वोट तो डालते ही हैं लोग। जी। चलिए ठीक है, आपसे बात करेंगे। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं, आप तो लगातार यहाँ पे रहते ही हैं, कृष्णपाल नाम हुआ आपका, मुझे पता ही है। क्या वाकई राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता नहीं किसानों के बीच में? मैं इस बात को बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा। किसान को नहीं, देश के हर व्यक्ति और हर नागरिक को राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि उसे अपने वोट का महत्व होना चाहिए, क्योंकि ये देश वोट से सरकार बनाता है। और जब सरकारें बन जाती हैं तो वो हम क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे रहेंगे, हमारी शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, सारी हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तय करती है। तो इसलिए सबसे बड़ी जागरूकता जो है ना, अध्यक्ष जी ने ठीक कहा कि जागरूक होना जरूरी है, लेकिन मत का अधिकार का भी आपको सही उपयोग करना आना चाहिए कि आप किस क्षेत्र में किसको। विचारधाराएं होती हैं पार्टियों की, लेकिन कई पार्टियों की विचारधाराएं तो अच्छी दिखती है, लेकिन नीति उनकी अच्छी नहीं। जो नेता की नीति होती है वो नेता की नीति भुगतनी होती है। जैसे कि वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार अपने जो संकल्प पत्र लाई थी तो उसमें ऐसा लगता था कि इनकी जो विचारधारा है वो देश में कुछ करेगी, लेकिन जो नेता हमारा बैठा है उच्च पद पे, और उसकी नीति अगर देखोगे तो नीति सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ाने वाली नीति है और गरीब को गरीब करने वाली है। किसान को बिल्कुल मौत के मुंह में। जो किसान जैसे आसाम में आज 150-210 रुपए पे काम कर रहा है झाड़ी पे, किसान हो 12 घंटे 14 घंटे, ये बिल्कुल उसी में ले जाना चाह रहे हैं। जो इनने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट रखा है, तो इनका मतलब यही है कि किसान 200 रुपए झाड़ी ले और अपना साइड रहे। इसकी खेती कौन करेगा, कौन करवाएगा, इसे खेती का मालिक कौन होगा? किसान को इससे कोई लेना देना नहीं। 200 रुपए की झाड़ी ले, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, उसमें हमारी शिक्षा दीक्षा कुछ होगी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा है कि हमें जागरूक होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, लेकिन राजनीतिक जागरूकता भी देश के लिए बहुत जरूरी है। राजनीतिक जागरूकता भी देश के लिए बहुत जरूरी है, और भी बहुत सारे लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप भी लगातार यहाँ अक्सर देखता हूँ किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों के समर्थन में रहते हैं, किसान भी हैं आप। ये जब आंदोलन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चाहे आज हो या कल हो या परसों हो, उसके बाद क्या आवश्यकता महसूस होगी आपको? देखिए, जब ये पहली चीज़ तो ये है कि जब तक कानून वापस नहीं होते हैं तब तक तो ये कानून समाप्त होने की, आंदोलन को समाप्त होने की उम्मीद है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि जब कानून वापस हो जाएंगे, आंदोलन मतलब यहाँ से समाप्त हो जाएगा, तो एक नए भारत का उदय होगा। और उस नए भारत में क्या होगा कि हम लोग जो है
एक इस तरीके की व्यवस्था बनाएंगे जिस व्यवस्था के तहत किसानों से सलाह मशवरा करके पार्लियामेंट अपने कानून बनाए। अगर बगैर सलाह के कोई कानून बनाती है तो वो अपनी तानाशाही में रहती है कि संगठनों से बातचीत करे, अगर कुछ समस्याएं उनमें संशोधन करे, उसके साथ कानून बनाए और फिर कानून को लागू करे। तो ये तमाम कानूनों की बात कर रहे हैं या किसानों से संबंधित कोई कानून हो? तो देखिए, किसानों से संबंधित तो हर कानून को इन्हें पूछना चाहिए और उसके बाद भी जो कानून बनाए उसमें भी जिस डिपार्ट का कानून बनाए उस डिपार्ट के लोगों से सलाह तो मशवरा करे। एक नहीं कि तानाशाह की तरह एकदम अध्यादेश लागू कर दिया और अध्यादेश के बाद कोरोना का बहाना लेकर के कानून बना दिया। एक साजिश के तहत जो कानून बनाए जा रहे हैं, ऐसे कानूनों को बेनकाब करने का काम किया जाएगा आगे जब समय आएगा। चलिए, ये बड़ी बात कही। डॉक्टर साहब आप आए जरा सा। जी हाँ, आप डॉक्टर साहब हैं ये और पीछे खड़े थे आप। इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। इन्होंने कहा कि अब जो ये जागरूकता आई है इसको आगे ले जाएं और आगे इस रूप में ले जाएं कि अगर पार्लियामेंट में कोई कानून बनता है, जैसे अध्यादेश के जरिए ले आते हैं, उसके बाद उसे बिल पेश करके कानून बना देते हैं, तो अब कोई भी ऐसा कदम अगर पार्लियामेंट में उठाया जाएगा तो बगैर किसानों के मशवरे के नहीं उठाया जाएगा। ये कैसे संभव होगा? तो देखिए, ऐसा था 2014 से पहले जो राजनीतिक घटनाक्रमों में परिवर्तन आया, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो या बाबा रामदेव का आंदोलन हो, तो उससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि एक आम आदमी की भी भागीदारी अब राजनीति में होगी। लेकिन 2014 के बाद जब सत्ता बदली, बीजेपी की हाथ में सत्ता आई, तो आदमी निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय क्यों हो गया? क्योंकि बीजेपी ने जो लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ था मीडिया, इस मीडिया को स्वतंत्र नहीं रखा। इस मीडिया को वही चीज दिखाई जो सत्ता पक्ष दिखाना चाहता था और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई कि जो मिडिल क्लास था, जो ड्राइंग रूम में बैठने वाला था, वो निश्चिंत हो गया कि देश में अब सब कुछ ओके चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसके उलट। धीरे धीरे करके ये व्यवस्था जो है, जो आम आदमी के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई थी पिछले 60 साल 70 साल में, ये व्यवस्थाओं को और इन सिस्टम को कमजोर करने की साजिश रची गई। ये पहले एक वर्ग तक रही, फिर भाई LIC पे पहुंचा, BSNL पे ये सिस्टम पहुंचा, इनका निजीकरण हुआ। आदमी खुश था कि चलो ये लोग सरकारी लोग थे, ज़्यादा तनख्वाह पाते थे, हम लोग प्राइवेट लोग हैं, हमें कम तनख्वाह मिल रही थी, तो लोग खुश हुए। तो होता है ना, एक ह्यूमन नेचर है भाई, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो आदमी खुश हो रहा है, चलो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, उसके साथ तो बुरा हो रहा। अब धीरे धीरे करते करते सरकार की मनमानी बनी, सरकार को लगा कि अब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, अब इन्होंने किसानी के ऊपर अटैक कर दिया। तब लोगों को समझ में आया कि भाई ये सरकार तो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो अब देश फिर से उसी पायदान पे खड़ा हो गया। बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है और अगर ये परिवर्तन नहीं आएगा तो ये देश फिर से 200-400 साल पहले वाले सिस्टम में पहुंच जाएगा। आप देखो, एक इसी बीच में आपसे एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मोदी जी ने अभी ऐसा बयान दिया जिसको मतलब सुन के ही ऐसा लगता है कि मोदी जी कह रहे हैं भाई पहले तो कठिन सवाल सॉल्व करने चाहिए, जबकि होता क्या है कि अगर आप परीक्षा में एग्जाम देने जाते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स को जो उन्होंने संबोधित, हाँ, स्टूडेंट की जो काउंसलिंग कर रहे थे, साहब पहले कठिन सवाल सॉल्व करो फिर सरल कर लो। और जबकि टीचर्स क्या बताते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि पहले जो सवाल आपको आ रहे हैं उन सवालों को सॉल्व मतलब करो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये उनका इंडिकेशन कहीं और था? उनका इंडिकेशन था कि वो काम पहले करो जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमराए, जिससे आम आदमी को चोट पहुंचे। आम आदमी के लिए काम मत करो। कठिन का मतलब ये व्यापारियों के लिए काम करो, आम आदमी के बारे में मत सोचो, क्योंकि आम आदमी क्या करेगा, वोट तो देना ही है उसे, तो वो मजबूरी में हमें वोट देगा। तो इस गलत धारणा को, जो बीजेपी ने ये गलत धारणा अपने दिमाग में बैठा ली है, जो बीजेपी को इस समय गलत फहमी हो गई है कि साहब आम जनता कहाँ जाएगी, तो उस गलत फहमी को दूर करना है हम सभी लोगों को मिलके। और इस गलत फहमी को ये किसान आंदोलन दूर कर देगा। ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन सिर्फ किसानी पे अपने जो कृषि कानून वापस लेके ही रुक जाएगा। अब ये किसान आंदोलन आम आदमी के जितने भी मौलिक अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में अब किसान की भागीदारी रहेगी और राजनीतिक भागीदारी भी रहेगी। जहां पे हमारे देश में इस समय युवा और एक आम आदमी के अंदर दिक्कत है ना कि हम लोगों के अंदर राजनीतिक जागरूकता का अभाव है, तो उस चीज को भी अब धीरे धीरे ये किसान आंदोलन ला रहा है। ये बड़ी बात आपने कही कि राजनीतिक भागीदारी रहेगी। आप ये बताएं, आपको भी अक्सर यही देखता हूं मैं, किसानों के बीच में रहते हैं, ये तमाम बातें जो कह रहे हैं आप सहमत हैं और इसका कैसे, मतलब इसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? जी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सरकार ने ये फैसले लिए हैं
चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लिए हो, चाहे किसानी के क्षेत्र में लिए हो, और अब ये आंदोलन छिड़ गया है किसानी का। अब इस पर क्या है कि अगर चोर एक चोरी करके ले जाता है ना, तो वो सतर्क हो जाता है मालिक कि सारे हमारी ये चोरी कर ली इसने, तो हमें दूसरा भी माल कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है। तो हर फील्ड पर हर तरफ नजर रहेगी किसान की। अब जागृत हो चुका है किसान इस आंदोलन से। हर फील्ड में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानी क्षेत्र हो, या आपका नौकरी का समस्या हो, एजुकेशन का मैटर हो। एजुकेशन में भाई साहब अभी बता रहे थे जैसे कठिन सवाल है, तो इस सरकार का धारणा ये है कि लोग शिक्षित ना हो पाए, अपने अधिकार को ना पहचान सकें, इनको अशिक्षित रखा जाए। कठिन सवाल पूछने का मतलब परीक्षा में कि जो 3 घंटे का सीमित समय या 1 घंटे का समय होता है एग्जाम में, कठिन क्वेश्चन होगा, आधा पौना घंटे वो उसी वेस्ट कर देगा। फिर इतना वो स्टूडेंट होपलेस हो जाएगा कि वो सरल भी जो आता है ना वो भी भूल जाता है जल्दबाजी में। कहने का मतलब बिल्कुल तो ये हम समझ रहे हैं इस चीज को, वो क्या कह रहे हैं मोदी जी और क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंटों को क्या ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल देना चाहूंगा साहब, कोई हम डरते थोड़ी हैं। ये कर कौन रहा है? स्टूडेंट्स हम संबोधित कर रहे हैं, इसको आप उधर ले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कैसे सही होगा? नहीं, स्टूडेंट के लिए क्या है ये इन्होंने कठिन सवाल का जो दिया है इन्होंने, ये कहाँ से, कौन सा कॉलेज, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़ के आए। हमारे जो गुरु हैं जो पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सबसे पहले वो यही शिक्षा देता है कि जो आपको अच्छे से आता है क्वेश्चन को, उसे पहले सबसे पहले आप सॉल्व करें। उसके बाद जो टाइम बचता है तो कठिन सवाल में उसमें आप समय आप लगाएं। अब ये पूरा समय उसमें नष्ट कराना चाहते हैं। स्टूडेंटों का समय जब उसमें नष्ट ही हो जाएगा तो परीक्षा कैसे पास कर पाएंगे? मैं इसी बात जो आपने कठिन सवाल करने के लिए पहले कहा है मोदी जी ने, पहले इन्होंने कर दिया। इन्होंने धारा 370 हटा दी। बहुत कठिन सवाल था, लेकिन लाभ किसको हुआ? एक आदमी को भी देश में लाभ नहीं हुआ। और जमीन कौन खरीद रहा है? सब जो अपना पलंग और खाट उठा के जा रहे थे ना, एक ने भी 1 इंच जमीन कहीं नहीं ले पानी है। सिर्फ मोदी जी ने कठिन सवाल ये किया, देश को कोई लाभ नहीं है। इन्होंने नोटबंदी की, किसी को 1 रुपए का लाभ नहीं है। हालांकि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान देश को हुआ है और देश के लोगों को नुकसान हुआ है। जीएसटी लाए, देश की स्थिति क्या है आज? कठिन सवाल इन्होंने जो सॉल्व किया है उसका ये मामला देख लो। एक 3 तलाक वाला कानून बनाया है इन्होंने। इनके ये कठिन सवाल थे जहां देश के दिल पे इन्होंने वार किया है। देश को मतलब गर्दिश के दिन आ गए, देश आज उन दिशा में चला गया। उनका जो सरल क्या था? सरल अगर तुम्हारे लिए रोजगार देना था तो एक बार ये इसे कठिन मानते हैं, क्योंकि उसे बाद में सॉल्व करना है ना। बाद में करते करते ये देश से चले जाएंगे, लेकिन सरल सवालों को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये कठिन ही करते रहेंगे। इन्होंने सच्चाई तो ये है कि कुछ करना नहीं है, और करना वही है जो इन्हें चर्चा का विषय बना रहा है देश में। हमारे लोग भी हैं जो अभी आपने सवाल पूछा था सबसे पहला, फिर मैं वहीं आऊंगा कि राजनीतिक जागरूकता किसान को, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर देश में कोई कर रहा है तो जितना शिक्षित वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, वो देश का कर रहा है। अब इसलिए कि वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के और जो टीवी चलती है, जो टीवी दिखाती है वो देखता है, और टीवी क्या दिखाती है? जो मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं वो दिखाती है। और मैं बताता हूं, हमारे यहाँ एक रामप्रस्था ग्रीन है जिसमें जो सबसे पॉश इलाका है इस गाजियाबाद का, वहां आधे से ज्यादा मानसिकता लोगों की ऐसी है कि ये सब आतंकवादी बैठे हैं। 1-2 लोगों को जब मैं यहाँ पकड़ के लाया हूँ तब उनको समझ आया है कि ये है क्या। तो वो सिर्फ टीवी की बीमारी है, और टीवी की बीमारी जिसे हो गई ना तो इलाज अब किसान आंदोलन है। अब टीवी का इलाज भी आ गया है, तो किसान आंदोलन ही आया है। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने डिफाइन किया, किस तरह से इन्होंने परिभाषित किया, कठिन सवाल का क्या तात्पर्य निकाला जाए ये भी बता दिया कृष्णपाल जी ने, और समझा दिया कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो सीधे सीधे वही, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। लेकिन इन लोगों का जो ये कहना है कि आंदोलन के बाद भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा, ये बड़ी बात है। हमें दीजिए इजाज़त।